श्रीमान धर्मवीर जी इस समय अपने प्रांत की दिल्ली प्रांत की बौद्धिक टोली के सदस्य हैं। पूर्व में सहजिला कारवा एक सरकारी स्कूल में प्राध्यापक हैं और बदरपुर में इनका निवास है। अभी कविता के बाद अमृतवचन जी, उसके बाद बौद्धिक इनका कविता सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की करेंगे ध्यान भारत का उठाकर धर्म का झंडा करे उत्थान भारत का बने हम धर्म के योगी बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का गले में शील की माला पहन कर ज्ञान की कफनी उठाकर त्याग का झंडा रखेंगे मान भारत का बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का जलाकर कष्ट की होली उठाकर इष्ट की झोली जमा कर संत की टोली करें उत्थान भारत का बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का स्वरों में तान भारत की है मुख में आन भारत की नयन में मूर्ति भारत की नसों में रक्त भारत का बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का हमारे जन्म का सार्थक हमारे मोक्ष का कारण हमारे स्वर्ग का साधन यही उत्थान भारत का बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का उठाकर धर्म का झंडा रखे करे उत्थान भारत का। भारत माता की जय। बैठे रहो थोड़ा अभी बौद्धिक तो होगा ही, एक दो बात थोड़ी सी अनौपचारिक। अभी इस वर्ष से ऐसा तय हुआ है कि हर शिक्षार्थी को प्रथम वर्ष के लिए भले ही उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक हो, उनको प्राथमिक वर्ग करना ही होगा। अर्थात अर्थात अब आगामी जो भी वर्ग लगने वाले हैं, भले ही वो सामान्य होंगे, सामान्य में तो सबको शिक्षा करना ही होता था, विशेष में थोड़ा छूट थी और वो छूट अब नहीं है। और आप लोगों के लिए जो अभी साधन का वर्ग कर रहे हैं उनके लिए अवसर है कि यदि वो प्रथम वर्ष विशेष में जाना चाहें तो अभी 20 तारीख से यानी 20 मई से वो वर्ग लगेगा, तो आप उसमें जा सकते हैं। तो अभी जैसे यहाँ संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 है, तो अभी इस वर्ग में कौन कौन जाने के इच्छुक है जो अभी वर्ग लगने वाला है? 20 मई से 20 तारीख 20 मई से 20 मई से 10 दिन। हाँ 20 दिन का रहता है। उसके बाद फिर का तो ये विशेष है ना। हाँ विशेष है। 1 2 3 6 7 8 9 कि हम संघ के स्वयं सेवक बने सौभाग्य प्राप्त होता है।
और 7 दिन का वर्क करने के लिए आप आए हैं। आज के समय में व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन समय का ही अभाव है। तो ऐसे में आप लोग ये समय निकाल कर यहाँ आए हैं, निश्चित रूप से आप साधुवाद के पात्र हैं। प्रतिदिन की भांति आज भी के लिए भी एक विषय तय किया है अपने बौद्धिक विभाग ने, और विषय है संघ स्थापना की पृष्ठभूमि। ऐसे क्या कारण थे कि परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जिन्हें संघ की स्थापना करनी पड़ी। तो कुछ मैं बातचीत आपके सामने रखूंगा। यद्यपि ये अन्वेषण का विषय है, ये रिसर्च का विषय है। कोई भी व्यक्ति ये पूरी तरीके से नहीं कह सकता है कि केवल यही कारण थे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने 1925 में संघ की स्थापना की और 15 वर्ष के बाद वो इस धरती पर नहीं रहे। तो फिर भी उनके साथ जिन बंधुओं ने काम किया, उनके बौद्धिक, उनकी कार्य संस्कृति, उसके अनुभव के आधार पर कुछ बातचीत मैं आपके सामने रखूंगा कि संघ की स्थापना उन्होंने क्यों की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब 1910 में पढ़ने के लिए, डॉक्टरी की शिक्षा लेने के लिए वह नागपुर से उन्होंने कलकत्ता के लिए प्रस्थान किया और वहां का जो नेशनल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता का, वहां उन्होंने प्रवेश लिया। आगे डॉक्टर साहब के विषय में भी बौद्धिक आपके यहाँ भी हुआ है, नहीं हुआ? तो डॉक्टर साहब के विषय में बौद्धिक होगा, इसलिए मैं वो उनका पर्चा नहीं करूंगा कल। हाँ, तो वो विषय जब डॉक्टर साहब के ऊपर आएगा तो उस समय आएगा। तो 4 साल की उन्होंने MBBS की और 4 साल के बाद 1 साल का एंट्रेंस है, यानी 1915 में उनकी शिक्षा पूरी हो गई। अब उनके सामने 2 विकल्प थे। एक विकल्प था कि कहीं जाकर वो नौकरी करें, और जैसे आम दुनिया, आम लोग जिस तरीके से जीवन यापन करते हैं, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, शादी, बच्चे, परिवार, तो यह सब करें। और दूसरा विकल्प उनके सामने था कि यह देश, भारत माता दासता की जंजीरों में जकड़ी हुई है, यह देश पराधीन है, मैं इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए मैं कुछ करूं। ये 2 विकल्प उनके सामने थे। यद्यपि भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए भी शादी संबंध कर सकते थे वो, लेकिन शादी कहीं न कहीं उनको बाधा महसूस होती थी। तो ये 2 विकल्प थे और उन्होंने विकल्प चुना कि मैं अविवाहित रहकर और बिना किसी व्यक्तिगत अपनी जीविका उपार्जन के मैं देश की सेवा करूंगा, राष्ट्र की सेवा करूंगा। यद्यपि जब वो वहां पढ़ रहे थे तो उस समय उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनको एक ऑफर दिया कि बर्मा में एक बहुत अच्छी नौकरी है मेडिकल ऑफिसर की, और आप जाके वहां नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और 1915 में वे कलकत्ता से नागपुर आ गए। नागपुर में उनके अनेकों मित्र ऐसे थे जो देश को आजाद कराने के लिए विभिन्न आंदोलनों में वो सक्रिय थे। जैसा हम सब जानते हैं कि 1885 में भारतवर्ष के अंदर
एक संगठन की स्थापना हुई, जिसका स्थापना करने वाला व्यक्ति ए.ओ. ह्यूम जो कि बल्कि उन्होंने उस संगठन की स्थापना इसलिए की थी कि भारत के कुछ लोग जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं या ब्रिटेन में पढ़कर आते हैं, उन लोगों का एक मंच तैयार किया जाए और उन भारतीय लोग जो अंग्रेजी पढ़ के आए हैं, इंग्लैंड में पढ़ के आए हैं, ब्रिटेन से पढ़कर आए हैं, ऐसे लोगों का एक मंच तैयार किया जाए और फिर उनके माध्यम से इस प्रकार का एक वातावरण बनाया जाए कि भारत के लिए अंग्रेजों का यहाँ रहना, अंग्रेजी सत्ता का रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए कांग्रेस की स्थापना की गई और हम सब जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होने के बाद भी वो एक लिबरल नेतृत्व उसका चलता रहा, लेकिन देश के अंदर कुछ लोग लिबरल थे, कुछ लोग शक्ति के आधार पर, ताकत के आधार पर देश की आजादी को चाहते थे और उन्होंने छोटे छोटे संगठन देश के अंदर बने हुए थे। जैसे सभी प्रकार की नाले, नदी या अंततः मिलकर कहाँ जाते हैं? समुद्र में जाकर मिलते हैं। तो देश के अंदर स्वतंत्रता के अंदर छोटे बड़े जितने भी आंदोलन थे, वो सभी आंदोलन कांग्रेस के लिए ही समर्पित थे। अंततोगत्वा उनको जो एनर्जी मिली का एक समूह बन गया। उन्हीं दिनों नागपुर के अंदर एक राष्ट्रीय दल नाम का संगठन चलता था, जिसको तिलक जी और डॉक्टर मुंजे, ये मध्य भारत के दो बहुत बड़े नाम थे। तिलक जी तो राष्ट्रवाद के प्रतीक थे, क्रांतिकारी थे। तो राष्ट्रीय दल नागपुर और जो मध्य भारत का क्षेत्र है, जिसमें मध्य प्रदेश भी आता है, उस भूभाग पर वो स्वतंत्रता का आंदोलन चलाते थे और डॉक्टर साहब जाकर उस आंदोलन में शामिल हुए और उन्हीं के साथ ये सब स्वतंत्रता के लिए काम करने लगे। लेकिन उन्हीं दिनों हम सब जानते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो जब विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसमें एक धुरी अंग्रेजों की थी। तो डॉक्टर साहब ने उस संगठन के सभी लोगों के बीच में एक विषय रखा। जो राष्ट्रीय दल से संबंधित जो नेता थे, जिसमें तिलक जी वरिष्ठ सर्वमान्य नेता थे, उन्होंने रखा कि आज आवश्यकता यह है कि हम सबको मिलकर देश के सभी राष्ट्रवादियों को एक होकर देश की आजादी की घोषणा कर देनी चाहिए। और क्योंकि जो दुश्मन है वो इस समय विश्व युद्ध में फंसा हुआ है, तो यदि हम अभी आजादी की घोषणा कर देंगे तो निश्चित रूप से यह देश अभी आजाद हो जाएगा। सब लोगों को एक होकर ही सब करना चाहिए। लेकिन जो राष्ट्रीय दल के लोग थे, एक प्रकार से हम कहेंगे वो कांग्रेस के भी लोग थे, उन्होंने उनके उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह डॉक्टर साहब की ताकत है। यह असहमति धीरे धीरे बढ़कर डॉक्टर साहब संगठन के साथ लगे रहे, उसके साथ काम करते रहे, लेकिन वह असहमति कुछ थोड़ा सा बढ़ती चली गई। तो एक दूसरा संगठन बनाया, नागपुर राष्ट्रीय यूनियन। और वो संगठन जो राष्ट्रीय दल के साथ जो उनके मित्र काम करते थे, उसमें ऐसे कुछ मित्र जो डॉक्टर साहब की बातों से सहमत थे, उन लोगों को लेकर यह एक नागपुर के अंदर एक संगठन बनाया। और यदि कहा जाए कि यह जो संगठन 1919 में जो बनाया,
यही संगठन आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना। इन दोनों राष्ट्रीय दल और नागपुर जो नेशनल यूनियन थी, इन दोनों में यही अंतर था कि एक तरफ जो राष्ट्रीय दल था वह स्वतंत्रता के मामले में मौन था, लेकिन जो नागपुर की जो यूनियन थी, जो राष्ट्रीय यूनियन थी, वो ये न प्रकारेण किसी भी प्रकार से भारत को आजादी मिले, उनका यह प्रमुख एजेंडा था, यह प्रमुख उनका उद्देश्य था। और डॉक्टर साहब फिर उसी संगठन के साथ आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे। छोटे छोटे प्रयोग उन्होंने नशा मुक्ति के प्रयोग किए, शराबबंदी का प्रयोग किया नागपुर के अंदर, कुछ उन्होंने और भी बहुत सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों की उनको सफलता मिली। उन्हीं दिनों नागपुर के अंदर एक अधिवेशन हुआ, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आपने पढ़ा होगा, दिसंबर 1920 में। और वह अधिवेशन डॉक्टर साहब के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था। हम सब संघ के स्वयंसेवक हैं, डॉक्टर साहब को समझना, उनकी कृतित्व, उनके व्यक्तित्व को समझना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर साहब ही तो वो व्यक्ति हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं काम करने की, प्रेरणा देते हैं। उससे पहले घटना घटित हुई 1 दिसंबर 1920 में तिलक जी का स्वर्गवास हो गया। ये जो अभी अधिवेशन होना था दिसंबर 1920 में, इसकी अध्यक्षता तिलक जी को करनी थी और उससे 4 महीने पहले तिलक जी का स्वर्गवास हो गया और इस कारण से कांग्रेस पर जो पूरा अधिकार है वो गांधी जी का हो गया। जिस अधिवेशन को हेड तिलक जी को करना था, अब उसको गांधी जी ने किया और उसमें डॉक्टर साहब ने अपने 2 प्रस्ताव रखे। वैसे उस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। 1920 में जो आंदोलन जो अधिवेशन हुआ उसमें असहयोग आंदोलन करना है, ऐसा प्रस्ताव हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब ने अपने 2 प्रस्ताव उसमें रखे, जिसमें पहला प्रस्ताव था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमें इस विषय को लेकर आंदोलन करना चाहिए, और दूसरा प्रस्ताव था गौ हत्या बंद। डॉक्टर साहब के दोनों प्रस्ताव उस अधिवेशन में अस्वीकार कर दिए। अब ये यहां दूसरी असहमति थी कांग्रेस के साथ, लेकिन इसके साथ भी अभी डॉक्टर साहब ने अलग संगठन बनाने के विषय में नहीं सोचा था। वो अभी भी चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत विशाल संगठन था और सभी लोगों की श्रद्धा थी उसके प्रति, तो वो चाहते थे कि नहीं, यही रहना चाहिए और इसी के नेतृत्व में देश को आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन इससे धक्का बहुत लगा हुआ है कि उन्होंने जो 2 प्रस्ताव रखे थे उन दोनों को ही अस्वीकार कर दिया। बाद में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन में उनके जो में मध्य भारत का ही क्षेत्र था, जहां भी उनको जाने के लिए कहा गया, सारे लोग गए, लोगों को जागरूक किया असहयोग आंदोलन के लिए कि अंग्रेजों का असहयोग करके और उनको सही रास्ते पर लाना और देश को आजादी दिलाना। और इस कारण से अंग्रेजों ने उनको जेल में भी बंद कर दिया, 1 साल तक वो जेल में रहे। इसी दौरान देश के अंदर एक और घटना घटी, आप सबने पढ़ा होगा, एक खिलाफत आंदोलन नाम का एक आंदोलन शुरू हो गया। खिलाफत आंदोलन के पीछे यदि हम विचार करें तो उसका भारत से कोई लेना देना नहीं था, भारत की स्वतंत्रता से भी उसका कोई लेना देना नहीं था। तुर्की के अंदर वहां के खलीफा को अंग्रेजों की सरकार ने उनको अपदस्थ करके उनको हटा दिया और उसकी जगह पर एक कमाल पाशा नाम के व्यक्ति को
वहां का शासक बना दिया। तो संसार के मुसलमानों ने, विशेष रूप से भारत के मुसलमानों ने उसको अपने ऊपर हमला माना कि हमारे खलीफा को इन्होंने क्यों हटा दिया। और इस कारण से देश के अंदर एक खिलाफत नाम का एक आंदोलन प्रारंभ हुआ। होना तो यह चाहिए था कि वह समस्या तुर्की की थी तो तुर्की के लोग उसका विरोध करते, भारत के लोगों को विरोध करने की आवश्यकता नहीं थी। और ऐसे में जब असहयोग आंदोलन कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ हुआ है, जिससे हमें आजादी के रास्ते को तय करना है, ऐसे में मुसलमानों ने असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करके, मुझे लगता है देश के साथ एक प्रकार से गद्दारी ही थी। और वो इस विषय को लेकर गांधी जी के पास आए कि हम आपको असहयोग आंदोलन में सहयोग देंगे, आप हमारे लिए खिलाफत आंदोलन में सहयोग करिए। अब यहां विचार करने की बात है कि जो कांग्रेस का आंदोलन था वो किसके विरोध में था? अंग्रेजों के विरोध में था। और खिलाफत आंदोलन किसके विरोध में था? तो उसका तो कोई यहां असर कुछ होना ही नहीं था। तो अच्छा यह रहता कि खिलाफत आंदोलन का साथ नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे और उसको लेकर उन्होंने उसमें उनका सहयोग किया। और इसका परिणाम यह हुआ कि खिलाफत आंदोलन के कारण जो असहयोग आंदोलन था वो कमजोर पड़ गया। और देश के अंदर इन्हीं जो मुस्लिम आंदोलन यदि उस पर आप अध्ययन करें तो कोई भी आंदोलन मुसलमानों का अहिंसक हो ही नहीं सकता है। वो किसी न किसी रूप में यदि वो कोई आंदोलन करते हैं तो उसमें हिंसा होनी ही है। और उस खिलाफत आंदोलन में भी देश के अंदर बहुत हिंसा हुई। केरल के अंदर मूपला नाम का एक समुदाय था, उनके ऊपर वहां बहुत बड़ा अत्याचार हुआ और उसमें से कितने ही लोगों को का धर्मांतरण हुआ। यह सब देखकर डॉक्टर साहब बहुत दुखी थे। अब धीरे धीरे कांग्रेस से उनका मोह भंग हो रहा था। इसी दौरान जैसा मैंने आपसे कहा कि वो जेल में भी रहे। और जेल में उन दिनों कौन लोग होते थे? कोई चोरी चपोरी करने वाले लोग जेल में नहीं होते थे। जेल में जो स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे, अंग्रेज उन्हीं को जेल में बंद करते थे। अर्थात जो जेल के अंदर उन दिनों मिलते थे वो सारे देशभक्त लोग ही होते थे। ठीक है, कहीं कोई होगा भी, गलत भी होगा, लेकिन जो अधिकतर जो संख्या होती थी वो देशभक्त लोगों की होती। तो डॉक्टर साहब को जो 1 वर्ष का कारावास में जब वो रहे तो वहां उन्होंने अनेकों मित्रों से अपनी जो 1915 से जो उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी सार्वजनिक जीवन की, उस यात्रा में जो उन्हें अनुभव प्राप्त हुए उन सबका विश्लेषण उन सबके साथ किया। क्या जो कांग्रेस का आंदोलन चल रहा है, क्या इस आंदोलन से देश को स्वतंत्रता मिलेगी? और यदि देश को स्वतंत्रता मिलेगी तो क्या वह अक्षुण्ण रहेगी? क्या वह स्वतंत्रता फिर स्वतंत्रता में नहीं बदलेगी? ऐसे अनेकों बातचीत उन्होंने जो उनके साथ उनके जो मित्र बने जेल के समय पर, उन्होंने उनसे बातचीत की और उन्होंने बहुत बड़ा व्यापक स्तर से चिंतन किया कि आखिर ये कारण क्या है, ये देश हमारा बार बार गुलाम क्यों हो जाता है, तो इसका कारण क्या है। तो उसमें उन्होंने 5 बातें ऐसी थी जो उन्होंने महसूस की कि इन 5 बातों के कारण ये अपना देश गुलाम होता है। जिसमें पहली बात थी आत्मविस्मृत समाज, यानी हम अपने जो दूसरा था इसमें सामाजिक समरसता का अभाव, यानी हम जो बार बार गुलाम होते हैं और ये जो पूरा जो उनका अनुभव था उसके आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उसमें 5 बिंदु थे। पहला
आत्मविस्मृति, दूसरा था सामाजिक समरसता का भाव, तीसरा था आत्म केंद्रित समाज, चौथा सामूहिक अनुशासन का अभाव और पांचवा था शत्रु और मित्र के विवेक का अभाव। ये जो 5 बातें थी, इन्हीं जो 10 वर्ष का उनका सार्वजनिक जीवन था, सामूहिक अनुशासन का भाव। तो ये जो 10 वर्ष का उनका जीवन था, उस जीवन के अनुभव के आधार पर और इतिहास का पूरा अवलोकन करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो 5 बातें हैं, ये 5 बातें यदि हम ठीक कर दें तो निश्चित रूप से देश भी आजाद हो जाएगा और फिर कहीं किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस देश की तरफ कोई आंख उठाकर देखे। शत्रु मित्र के विवेक का अभाव, आत्मविस्मृति, इन्हीं हम कौन हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारे बैठकर, यह समस्या है। तो यह कितना रिच देश था कि इसको सोने की चिड़िया कहा है। यह तो बात हो गई आर्थिक की, और दूसरा यह शैक्षिक रूप से कितना संपन्न था, ज्ञान के संबंध में यह कितना समृद्ध था कि इसको क्या कहा जाता है, विश्व। और जो सोने की चिड़िया था, चिड़िया का मतलब चिड़िया नहीं, चिड़िया का मतलब है कि सब प्रकार की संपदा से परिपूर्ण। तो जो ज्ञान में भी श्रेष्ठ था और आर्थिक रूप से भी संपन्न था, तो ये देश गुलाम क्यों, बार बार गुलाम क्यों? यानी हमने जो अपना वैभव था, हमने उसको याद करना हम भूल गए, उसकी स्मृति हम भूल गए। यदि हम दुनिया के इतिहास में हम कहें कि सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, दुनिया के इतिहास में सबसे लिखित पुस्तक पुरानी कौन सी है, तो वो है ऋग्वेद। इन्हीं कहने का मतलब ये हो गया कि सबसे पुरानी पुस्तक यदि भारत की पुस्तक है तो फिर उसका ज्ञान भी सबसे पुराना उसी का होगा और ज्ञान में समृद्ध भी वही होगा। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जब दुनिया के अंदर स्कूल की कल्पना नहीं थी, तब हमारे देश के अंदर विश्वविद्यालय थे, जिसमें तक्षशिला के संबंध में आप लोग ने अभी सीरियल आता था चाणक्य, तो चाणक्य वहां के प्राध्यापक थे और वो बहुत विशाल विश्वविद्यालय था। तो ये कहानी, ये तो बात लगभग 2300-2400 वर्ष पुरानी है। मैं और लगभग आपसे 7वीं ईस्वी के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय, जब हर्षवर्धन का राज था, लगभग 7वीं ईस्वी रही होगी, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर 10,000 विद्यार्थियों के ठहरने का स्थान था। यानी वो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी और उसमें 10,000 विद्यार्थी वो रुक सकते थे। आप विचार करिए कि भारतवर्ष के अंदर आज कोई यूनिवर्सिटी है, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी नहीं है। यानी हम बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वह भी इतनी बड़ी नहीं है जहां 10,000 विद्यार्थी रह सके। यानी उस समय में इतने बड़े विशाल विश्वविद्यालय, जब दुनिया में लोग स्कूल की कल्पना नहीं जानते थे, विश्वविद्यालय का नाम नहीं जानते थे, तब हमारे यहां विशाल विश्वविद्यालय। शैक्षिक रूप से हम कितने संपन्न थे। चीन का एक यात्री फाया, उसने अपनी यात्रा वर्णन में कहा है कि जब वो भारतवर्ष के अंदर आया तो
अंदर, पटना के अंदर उसने जो वहां की न्याय व्यवस्था है उसे देखने का प्रयास किया। तो उसे दरबार में बुलाया गया। राजा अपने सिंहासन पर बैठे। दो लोगों की उस दिन हियरिंग होनी थी। दो लोग सामने आके खड़े हुए, उन्होंने पूछा, बताइए भाई क्या मामला है आपका? तो उसमें ये कहता है कि जी मैंने इसका खेत खरीदा और इसको मैंने इसके रुपए दे दिए। मैंने खेत खरीदा और उसके एवज में मैंने इसको पैसे दिए। वो उसमें हल चला रहा था, हल चलाते हुए सोना निकला। अब वो ये कह रहा है कि ये सोना मेरा नहीं है, ये सोना तो उसका है, मैंने तो खेत खरीदा था, खेत के पैसे दिए। वो दूसरा कह रहा है कि नहीं साहब, मैंने तो खेत बेच दिया। अब उस खेत में अनाज पैदा हो या सोना पैदा हो, वो सोना मेरा नहीं। आप देखिए कि कितनी न्यायप्रिय यहां की जनता थी। तो हम लोगों ने ये जो अपना वैभवशाली, जो गौरवशाली अपना अतीत था, जो अपनी परंपराएं थी, उसको हम भूलते चले गए। मैं दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हम अभी रात्रि में प्रार्थना होती होगी, आपके यहाँ बोलते होंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। इन्हीं संसार के अंदर जितनी भी संस्कृतियां का विकास हुआ, उनमें केवल भारत और भारत की संस्कृति के ही लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे, यानी सबको शांति हो, सब सुखी रहे, कोई निरोगी न रहे। ऐसा विचार केवल भारत के लोगों का ही विचार था। इतनी समृद्ध संस्कृति यदि किसी की थी तो वो भारत के लोगों की ही थी। अभी हम मंदिरों में जाते हैं, नारे लगते हैं, जयकारे लगते हैं, हम क्या बोलते हैं? प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का। हमने कभी नहीं कहा कि कल्याण केवल हमारा हो, तो हमने विश्व के कल्याण की बात। ऐसे अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा, सामाजिक समरसता का अभाव। ये अपना देश कहीं जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर ये बट गया। ये हाथ की 5 उंगलियां हैं, यदि ये अलग अलग रहती हैं तो इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन जब ये 5 मिल जाती हैं तो फिर ये किसी भी समस्या का समाधान करती है। यदि ये हिंदू समाज, ये उस जाति का, ये उस जाति का, तो इस प्रकार से ये बिखर जाता है। और जब बिखर जाता है तो बिखरा हुआ समाज न तो अपनी रक्षा कर पाता है, न अपने समाज की रक्षा। तो ये जो जाति भेद है, क्या ये हमेशा से हमारे साथ था? तो विचार करिए आप। अपने यहाँ कुंभ के मेले लगते थे, आज भी कुंभ के मेले लगते हैं। जब हम गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं तो किसी को किसी की जाति पूछी जाती है, तू किस जाति का है, तू मेरे साथ नहीं नहा सकता। सब एक साथ डुबकी लगाते हैं, हरे गंगा बोलते हैं। तो ये तो हमारी पहचान थी। तो ये कहां से बात आई? तो देश लगभग 700-800 वर्षों गुलाम रहा। तो उस उदासता के कारण जो हमारी अच्छी चीजें थी उसको हम भूलते गए, और जो बुराई थी वो हमारे अंदर आती गई। ये जो जातिवाद है ये उसी का है। तो जब इसको भी दूर करना है, ये डॉक्टर साहब ने विश्लेषण किया कि ये हमारे साथ, हमारे जो साहित्य है ये उससे हमारे साथ नहीं आया। ये दास का पूर्ण जीवन जीते समय ये कुछ विकृतियां हमारे अंदर आई, और ये नहीं होना चाहिए। आत्म केंद्रित समाज, कोई भूप मुझे क्या बनना, पड़ोसी के घर में आग लगी हुई है, जब मेरे घर में लगेगी तब मैं देखूंगा। ये हिंदू समाज की स्थिति बन गई। यदि हमने पड़ोसी के घर में आग लगी हुई है, तो यदि हमने उस समझ लिया कि ये इसके घर में लगी हुई है तो मेरे घर में भी लगेगी, तो उसका समाधान हो जाएगा। और इसी का कारण है कि 1872 से लेकर 1947 तक देश के 10 विभाजन हो गए। अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना,
नेपाल बना, श्रीलंका गया, बर्मा गया, ये सारे ये सब भारत का हिस्सा थे। मात्र 90 वर्षों के अंदर, मात्र 80-90 वर्षों के अंदर ये सब भूभाग हमसे छिटकता चला गया। कारण क्या था कि हमने वो गोल बांधने का प्रयास किया। यदि हमने गोल बांधने का प्रयास किया होता तो निश्चित रूप से ये स्थिति नहीं होती। दूसरी, इसी में कहीं कोई समस्या खड़ी हुई तो हमने समस्या का समाधान नहीं किया, उस स्थान को छोड़ दिया। आज श्रीनगर के अंदर आज अपनी सेना बहुत सफलता हासिल नहीं कर पाती, उसका एक कारण यह है कि वहां केवल एक ही समाज रह गया। यदि वहां भी हिंदू समाज आज डटा हुआ होता तो वहां की तस्वीर दूसरी होती। हिंदू वहां से पलायन और हिंदू घटा तो देश बटा, ऐसी स्थिति। तो आत्म केंद्रित समाज, यानी केवल अपने विषय में ही सोचना, यह एक बहुत बड़ी बुराई है और इसको दूर करना चाहिए। सामूहिक अनुशासन का भाव, जरा विचार करिए। जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ, आदेश तो जनरल डायर ने दिया था, गोलियां चलाने वाले कौन थे? भारतीय लोग थे। इन्हीं लगभग 200 वर्षों के शासन में 51,000 अंग्रेज भारत में आए। केवल ओनली 51,000 इंग्लिश पर्सन्स रूल्ड इंडिया सिंस बिगिनिंग टू टिल एंड 15 अगस्त 1947। इन्हीं वहां से केवल उन्होंने केवल नेतृत्व के लिए भेजा, एक कलेक्टर बना दिया, लेकिन उसके नीचे काम करने वाले कौन लोग थे? ये हमारे लोग थे। यदि उन लोगों ने उस समय इनकार कर दिया होता कि हमें अंग्रेजों की चाकरी नहीं करनी, तो ये 1857 में ही देश को आजादी मिल गई। और 1857 के युद्ध के विषय में भी आपने पढ़ा होगा, उसके लिए 31 मई तारीख तय की गई थी, लेकिन कुछ उत्साही युवकों ने जो स्वतंत्र, मैं उनकी भावना का स्वागत करता हूं, लेकिन जब बैठकर योजना बनती है तो उस योजना का पालन करना चाहिए। और उन्होंने 30-31 मार्च को ही आंदोलन प्रारंभ कर दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि वो एक प्रकार से वो आंदोलन वो फेल हुआ। और वो फेल नहीं हुआ, इतना फेल हुआ कि अंग्रेजों ने इतने कत्लेआम मचाया कि ऐसा लगने लगा था कि देश की स्वतंत्रता का सूर्य हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। देश ये कभी स्वतंत्र नहीं हो पाया। तो एक ये सामूहिक अनुशासन का हुआ। और जो अंतिम बिंदु था वो था शत्रु और मित्र के विवेक का अभाव। मेरा मित्र कौन है? कहते हैं घर में लगा दिया घर के चिराग। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध हो रहा था, तो जयचंद को मित्रता किसमें दिखी? मोहम्मद गौरी, और शत्रुता दिखी पृथ्वीराज चौहान। यदि ये तस्वीर उल्टी होती तो क्या 7 दिन आपको यहां एक वर्क करने की आवश्यकता पड़ती? नहीं पड़ती ना। एक तरफ पृथ्वीराज महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ कौन था? अकबर नहीं था, मान सिंह था। यदि मान सिंह ने अपनी शक्ति, अपनी ताकत महाराणा प्रताप के साथ लगा दी होती तो ये 700 वर्षों की दास्तापूर्ण जीवन जीने का हम नहीं जीते। शत्रु मित्र के विवेक का अभाव। शिवाजी, इन्हीं मुगलों के राज्य में जो औरंगजेब का शासन था वो सबसे भयंकर क्रूर शासन था, और ऐसे में उसको चुनौती दी शिवाजी ने। तो शिवाजी को पकड़ने के लिए कौन चाहता है? राजा जय सिंह, वो पकड़ने के लिए उसको जाते हैं। और शिवाजी ने एक पत्र लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा,
विशेष रूप से जब हिंदवी साम्राज्य का जब दिवस आता है, हम लोग उस पत्र को पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि तू और मैं एक साथ मिल जाते हैं तो निर्मलक्षों को इस देश से भगा देंगे। ये शत्रु और मित्र के विवेक का अभाव है। ऐसी और बहुत सारी बातें, 2 बार सीटी बन चुकी है, बहुत सारी बातें हम जोड़ सकते हैं। इन सब बातों का विश्लेषण करके डॉक्टर साहब विजयदशमी के दिन और जब विजयदशमी के दिन 1925 में संघ की स्थापना हुई, उस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम नहीं मिला था, तो संघ का नाम मिला 17 अप्रैल 1926। तो ये जो जितनी समस्याएं थी उन सब का विश्लेषण करके और उन्होंने संघ की स्थापना की, और इस उद्देश्य के साथ और इस लक्ष्य के साथ कि जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बीच में जड़ कौन है? मनुष्य। यदि मनुष्य देशभक्त होगा तो उसके जीवन का निर्णय, वो अपने जीवन में जो भी निर्णय लेगा उसमें राष्ट्र प्रथम होगा। और यदि व्यक्ति ही खराब होगा, व्यक्ति गलत होगा, तो फिर उसके निर्णय भी वैसे ही होंगे। और उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए उन्होंने हमें एक अभिनव पद्धति दी, और वो है अपनी शाखा। यानी शाखा व्यक्ति के निर्माण की एक फैक्ट्री, व्यक्ति निर्माण का एक साधन, और उसको लेकर 1925 से लेकर और आज तक संघ अनवरत ये चल रहा है। आप सब समझदार लोग हैं, बुद्धिमान हैं। ये जो कुछ विषय है इसको लेकर हमें समाज में जाना है। संघ का उद्देश्य किसी को नेता बनाना, किसी को मंच पर बिठाना, किसी को उतारना, ये सब नहीं। ये जो समस्याएं मैंने आपको बताई हैं, इन सभी समस्याओं को अपने समाज से दूर करना ये बहुत जरूरी है। और यदि ये नहीं हुआ तो आप जरा विचार करिए कि देश की स्थिति कितनी विकट बनेगी। तो हम सबको मिलकर और इस कार्य को आगे बढ़ाना है, और जब 7 दिन का वर्क करके जाएंगे तो फिर नई ऊर्जा के साथ, नई क्षमता के साथ इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है आज इतना कहना पर्याप्त है। आपका मोबाइल नंबर 93